हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट दिवाली आते आते तक आप लोग किसी न किसी अच्छे पद पे पहुँच जाए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग, जैसा कि पता होगा कि हम लोग जो है मिडिवल इंडिया का दिल्ली सल्तनत का टॉपिक कवर कर रहे थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। लिंक पे टैप करके पहले उन वीडियोस को देखिए, इसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, इस पर हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और बाकी सारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। एक कंप्लीट पैकेज में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और या फिर टॉपिक के दौरान बताए हुए क्वेश्चन को मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने 21 वीडियो का सीजी व्यापम के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंप्यूटर सब्जेक्ट का कंप्लीट पैकेज बनाया है, जो कि आपके आगामी मंडी निरीक्षक एग्जामिनेशन और बाकी सारे जितने भी व्यापम के एग्जामिनेशन होंगे उनमें हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप वो वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो हाल ही में एक लेटर जो है वायरल हुआ है और उसमें ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कि अभी मंडी निरीक्षक का एग्जामिनेशन होने वाला था वो 28 नवंबर को होगा। देखिए, ये केवल आशंकाएं हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप जितने सारे लोग होंगे वो अभी किसी न किसी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर होंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आई है। तो प्लीज़ जाके वीडियो लेक्चर देखिए। मैंने कंप्यूटर का पूरा वीडियो लेक्चर का पैकेज बनाया। मुझे नहीं लगता कि उस वीडियो लेक्चर सीरीज को देखने के बाद आपको कंप्यूटर के लिए कोई एडिशनल तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, आप मॉक टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अनसॉल्व लगाइए। दैट्स इट, इतनी ही मेरे आपको एक टिप्स है, समझ लीजिए। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़े, तो मैं बुक्स के लिए आपको सिंपल बता देता हूँ कि आप जो है फिलहाल की डेट में अगर 28 को एग्ज़ाम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है घटना चक्र लगाइए। उसमें काफ़ी सारे प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करिए उनको और बार बार प्रैक्टिस करिए। दैट्स इट, आपका जीएस का पार्ट, जो स्टैटिक पार्ट है, वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जीएस के लिए भी आप पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करिए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाइए, क्योंकि अभी हिंदी ग्रंथ अकेडमी के लिए रिसर्च करने का समय नहीं है, तो आप वहाँ पे फोकस ना करते हुए कोचिंग की बुक उठाइए और तैयारी कीजिए। इसके अलावा जो है एक और चीज़, आपका करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो हमारे फेसबुक पेज से आप कवर अप कर सकते हैं। मैं लगातार जो है लगभग 3 से 4 महीने से जो है आपको, या फिर ज़्यादा हो गया, लगभग 5 महीना हो गया, मैं करंट अफेयर के लेक्चर और बाकी सारी चीज़ें जो है अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको हमारा फेसबुक पेज देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम का भी लिंक है। आप लिंक में क्लिक करके हमको वेरियस प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप वाला लिंक दिया हुआ है उसमें टैप करके आप अपने नाम और लोकेशन के साथ मुझे भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है, उसमें मैं डेली करंट अफेयर और बाकी सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा प्रमोशन। और बता देता हूँ हिंदी के लिए जो है आप लूसेंट हिंदी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो है आप उसके लिए भी लूसेंट यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप इतना फॉलो करिए। और इसके अलावा जो बच गया आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है लाइक इंडिया बिक्स एंड ऑल, आप वहाँ से जो है एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लगभग आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन अगर 28 को होता है तो। बाकी आप हमसे जुड़िए वेरियस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैं आपकी और ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अगर कुछ और डाउट आता है तो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई मुझे बताने के लिए। हाँ, एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहता था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे वीडियो लेक्चर रेगुलर नहीं आ पा रहे, तो भाई सबके एग्जामिनेशन है, मेरे भी एग्जामिनेशन है, आपके भी एग्जामिनेशन है, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप किसी और चीज़ के लिए पढ़ रहे होगे, मैं किसी और चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ। और दूसरा चीज़, मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया, तो नया फ़ोन आता है तो वैसे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। हाँ, मैंने जो ACF की आपका फिजिक्स का लाइव स्ट्रीम की बात की थी, वो मैं लाइव स्ट्रीम ज़रूर करूँगा, थोड़ा दिन का वेट कर लीजिए और मेरा फ़ोन जैसे ही आता है वैसे ही मैं आपको लाइव स्ट्रीम करके प्रोवाइड करूँगा वीडियो लेक्चर। ठीक है, जो प्रॉमिस किया वो कंप्लीट करूँगा, दैट्स इट। अब वो कब करता हूँ वो समय पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, ACF एग्जामिनेशन से पहले कर दूँगा मैं, इतना पता है। ठीक है, तो अब हम लोग चालू करते हैं इंडियन हिस्ट्री का जो
पोर्शन है जहाँ से हमने छोड़ा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि ऐबक जो है किस प्रकार जो है उसने एक सिपह सलार के रूप में कार्य करते हुए एक दिल्ली सल्तनत को जो है सुदृढ़ता प्रदान की और काफ़ी हद तक जो है काफ़ी अच्छा खासा उनका चल रहा था। लेकिन सडनली जो है ऐबक की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक निधन हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो चौगान खेलते हुए जो घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऐबक की मृत्यु के पश्चात क्या परिवर्तन आया, राजनीतिक परिवर्तन दिल्ली सल्तनत में, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ऐबक की मृत्यु के पश्चात जो है राजनीतिक अराजकता का दौर प्रारंभ हो गया। ठीक है, कई सारे जो तुर्क अमीर थे, लाहौर के भी और दिल्ली के भी, वो आपस में जो है उत्तराधिकार के लिए जो है षड्यंत्र रचने लगे। ठीक है, लाहौर के जो तुर्क अमीर थे और सरदारों का जो ग्रुप था, उन्होंने जो है एक अयोग्य शासक आराम शाह को जो है वो दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसने जो है एज अ सुल्तान के रूप में कार्य करना चालू कर दिया। लेकिन ये आराम शाह जो था वो अयोग्य शासक था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इल्तुतमिश बोलता है ऐबक का ही पुत्र था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये ऐबक का पुत्र नहीं भी था। ठीक है, तो इस पे विवाद है कि आराम शाह जो है ऐबक का पुत्र था या अथवा नहीं था, लेकिन हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं कि वो ऐबक का पुत्र था क्या नहीं था, क्योंकि ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बंदा नहीं है। ठीक है, तो आराम शाह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद जो है इससे एक और समस्या भी उत्पन्न हो गई। ठीक है, यालदौज और कुबाचा का दबाव जो है वो अब दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि यालदौज और कुबाचा जो थे वो गोरी के दो अन्य गुलाम थे, जिनको यालदौज को गजनी का क्षेत्र और कुबाचा को सिंध का क्षेत्र जो है आपके गोरी ने प्रोवाइड किया था। लेकिन ये लोग भी जो चाहते थे कि वो दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, तो इनका भी प्रेशर पड़ने लगा। ठीक है, तो तुर्क अमीरों का वो ग्रुप जो कि ये नहीं चाहता था कि आराम शाह जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सके, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम लोग सत्ता से बेदखल करेंगे। और उन्होंने क्या किया, बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को जो है वो निमंत्रण भेजा कि वो आकर यहाँ पर एक सत्ता स्थापित कर सके। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में ये बहुत पहला फैक्ट प्रीलिम्स वाला जो मैंने क्या बताया कि इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वो बदायूं का सूबेदार था। इसको आप याद रखिएगा। तो इल्तुतमिश जो है निमंत्रण को स्वीकार करता है और वो अटैक करता है आराम शाह के ऊपर, और आराम शाह वर्सेस इल्तुतमिश होता है। और एक प्लेस जड नाम है इसका, जड। ठीक है, इस जड नाम के प्लेस पे जो है वो आराम शाह को युद्ध में हराता है और इसको सत्ता से बेदखल करता है और स्वयं जो है वो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। इस तरीके से इल्तुतमिश जो है वो अब हमारा सुल्तान है। हमारा सुल्तान मतलब स्टोरी के हिसाब से हमारा सुल्तान है। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में एक और फैक्ट कि इसे दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि जो ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, जबकि इल्तुतमिश ने जो है अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली बनाया। ठीक है, तो दिल्ली को उसने अपनी राजधानी के रूप में बनाया और जो है वहाँ से शासन चालू करने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऐबक जो है सत्ता पे काबिज हो गया, सॉरी ऐबक बोलता हूँ, इल्तुतमिश जो है सत्ता पे काबिज हो गया। बहुत सारी बुक में जो लिखेगा जब से इल्तुतमिश जो है सत्ता पे आता है तो उसके एक नए वंश की स्थापना माना जाता है। ठीक है, और उस वंश को शमसी वंश बोला जाता है। 1211 से लेकर 1266 ये टाइम पीरियड है शमसी वंश का। ये कुछ चुनिंदा बुक में मिलेगा, लेकिन हालांकि ये भी इल्तुतमिश भी था एक गुलाम। ठीक है, और ये इल्बरी तुर्क था। मैंने बताया था कि ऐबक इल्बरी तुर्क नहीं था, मैं लास्ट क्लास में बताया, प्लीज़ जाके लास्ट वीडियो देखिए। और इल्बरी तुर्क क्या होता है मैंने सब डिटेल में बताया हुआ है। तो ऐबक जो था वो एक नॉर्मल तुर्क था और ये था इल्बरी तुर्क। ठीक है, तो इसकी जो साम्राज्य को जो है कई सारे लोग जो है शमसी वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वो 1211 से लेकर 1236 तक था। ठीक है, तो इल्तुतमिश जब सत्ता पे काबिज होता है तो उसके समक्ष जो है बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारी चीज़ें इसके सामने पड़ी रहती हैं, और यहीं से हमारा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आप आ सकता है कि इल्तुतमिश के शासन की चुनौतियों और उसकी सफलता पर प्रकाश डालिए। ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो है सेकंड इसी को घुमा के पूछ सकता है कि इल्तुतमिश ने
राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रयास और कदम उठाए, ये भी आपको पूछ सकता है, तो भी आपको यही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके अलावा एक और घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि शासन के स्थायित्व के लिए, दिल्ली सल्तनत के शासन के स्थायित्व के लिए इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको मेंस में बन सकते हैं। ठीक है, और मैं जो बता रहा हूँ वो फैक्ट जो है वो आप वहाँ पर इंक्लूड करिएगा और इससे काफ़ी अच्छा खासा आपका आंसर बन जाएगा। आंसर आप चेक भी करा सकते हो, ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप आंसर लिख के व्हाट्सअप कीजिएगा। प्रीवियस जितने भी लेक्चर हमारे हुए हैं उनसे रिलेटेड भी और इस लेक्चर से रिलेटेड भी, तो आपकी तैयारी होगी, मैं आपको फीडबैक भी प्रोवाइड करूँगा। सो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, लिखोगे तभी आप कुछ सीखोगे, नहीं लिखोगे तो फिर आपकी मर्जी। ठीक है, अब सबसे पहले जो है देखते हैं इल्तुतमिश जब शासन में आया तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय जो है काफ़ी सारे जो क्षेत्र जो थे, गोरी के समय से लेकर ऐबक के समय तक काफ़ी सारे क्षेत्रों पे जो है उनका आधिपत्य था और बहुत सारे क्षेत्र जो है आराम शाह के समय और से लेकर इल्तुतमिश के समय तक काफ़ी सारे क्षेत्र जो थे उनसे चले गए थे। ठीक है, और जो है ये सारे क्षेत्र जाने के पश्चात एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और राजनीतिक घटनाक्रम ये होता है कि कुबाचा और यालदौज का दबाव जो है वो भारत की ओर बढ़ने लगता है। इसके अलावा एक और इसके सामने चुनौती ये होती है कि मंगोल आक्रमण का खतरा जो इल्तुतमिश के समय हमेशा से भारत पे मंडरा रहा था। ठीक है, और मंगोल आक्रमण जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्रसिद्ध मंगोल शासक चंगेज खान जो थे वो आपके इल्तुतमिश के समकालीन थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब इल्तुतमिश जब सत्ता पे आया तो इसने सबसे पहला काम जो किया वो क्या किया, दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ठीक है, अब जो ऐबक की मृत्यु के पश्चात जो था तुर्क अमीरों का ग्रुप वो 2 भागों में बढ़ गया। एक भाग जो था वो इल्तुतमिश का विरोधी था और एक भाग जो था वो इल्तुतमिश के साथ था। तो इसने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तुर्क अमीरों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव, तुर्क अमीरों और उलेमाओं का प्रभाव आपके दिल्ली सल्तनत में हमेशा से था। ठीक है, तो तुर्क अमीरों का जो वो ग्रुप जो कि इल्तुतमिश के अगेंस्ट में षड्यंत्र कर रहा था, ठीक है, उसको ठिकाने लगाने का काम जो है इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, कई लोगों को निपटा भी दिया और कई लोगों को जो है बहुत कड़ाई से ट्रीट किया, जिससे जो है दिल्ली के जो अमीर थे उनका दमन किया इसने सफलतापूर्वक, और जो इसके खिलाफ जो षड्यंत्र करता था और उसको ठिकाने लगाने का काम इसने बहुत अच्छे तरीके से किया। ठीक है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिखिएगा, ठिकाना वकाना लगाने ऐसा शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा, दमन अच्छा शब्द है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। सेकंड क्या चीज़ इसने किया, यालदौज का दमन। ठीक है, यालदौज का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया था आपके आराम शाह की मृत्यु के पश्चात कि ये लाहौर तक आ गया था और इसकी नज़र सीधा दिल्ली पे थी। तो यालदौज एक अच्छा शासक था और गोरी का गुलाम था, तो मतलब उसको अधिक और उसको अपना विश्वास पात्र व्यक्ति मानता था गोरी, तो काफ़ी अच्छा बंदा होगा लड़ाई वड़ाई करने में। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने इसको हल्के में नहीं लिया और इसके दिल्ली में आक्रमण करने से पहले ही इल्तुतमिश ने जो है आपका 1215 में जो है तराइन में इसके अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया, और युद्ध छेड़ने के पश्चात जो है ये यालदौज को जो है युद्ध में बंदी बना लेता है और बाद में जो है जाके इसकी हत्या भी कर देता है। ठीक है, इस तरीके से यालदौज को भी वो ठिकाने लगा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बंगाल के विद्रोहियों का दमन। ठीक है, बंगाल का एक बंदा था जिसका नाम था गयासुद्दीन आजम खिलजी, और ये इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार करने से साफ मना कर देता है। ठीक है, तो फिर फाइनली बंदा का क्या करेगा, 1225 में ये क्या करता है, अपनी सेना वहाँ पे भेज देता है और ये फाइनली बलपूर्वक लड़ाई करता है और इसको भी ठिकाने लगा देता है और ये इस बाद में जाके इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। इस तरीके से बंगाल के विद्रोह का भी ये दमन कर देता है। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स में एक और फैक्ट मिलेगा, अवध के पिरियों का विद्रोह भी जो है वो आपके इल्तुतमिश के समय ही हुआ था। ठीक है, ये यूपीएससी वगैरह में जो है आप या फिर स्टेट पीएससी वगैरह में जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो आपको ये भी फैक्ट को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कुबाचा का दमन। तो यालदौज का दमन करने के पश्चात इसकी नज़र थी कुबाचा के ऊपर। ठीक है, अब ये कुबाचा की अलग समस्या थी।
जब ये कुबाचा जब शासन कर रहा था और इसकी नज़र में दिल्ली पे थी, लेकिन क्या हुआ कि उसके समय जो है मंगोल आक्रमण का प्रभाव उसके राज्य में काफ़ी ज़्यादा हो गया। इससे जो है सिंध के दोआब के क्षेत्र और मुल्तान के कुछ क्षेत्र छिन गए थे और कुबाचा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, इसी कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा जो है इल्तुतमिश ने उठाया। इल्तुतमिश ने क्या किया, कुबाचा के ऊपर अटैक कर दिया लाहौर के साइड से और कच्छ के साइड से, और इसको बुरी तरीके से घेर लिया। फाइनली जाके जो है ये सिंधु नदी में कूद जाता और वहीं में डूब के मर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुबाचा का भी दमन हो जाता है और इल्तुतमिश के दोनों मेन प्रतिद्वंदी जो है फाइनली जाके क्या करना चाहिए, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसने जो शासन के सुदृढ़ीकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जिसका नाम था चालीसा दल का गठन। इसको एक और शब्द से जानते हैं, तुर्कान ए चहलगानी का गठन। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा दल दोनों एक ही चीज़ का नाम है। अब ये थे क्या, तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा दल इल्तुतमिश के काफ़ी ज़्यादा विश्वास पात्र व्यक्तियों का गुट था। ठीक है, इसमें तुर्क अमीर भी शामिल थे, इसके अलावा कुछ गुलाम भी शामिल थे, दोनों प्रकार के लोग थे। और बेसिकली ये तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा दल का मेन काम क्या था कि शासन में जो है इल्तुतमिश के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को ये ख़त्म कर देता था। ठीक है, और इसके अलावा दोनों तरीके से ख़त्म करता था, या तो उसकी हत्या करवा देते थे या फिर ये जो गुट था वो लोग क्या करते थे, कूटनीतिक तरीके से जो है उसके विद्रोह का दमन कर देते थे। तो कुल मिला के जो इल्तुतमिश की सत्ता जो रहती थी बहाली करने में, मतलब या फिर उसकी सत्ता को जो है एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए इस दल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। और ये मेंस में आपका क्वेश्चन पूछ चुका है, CGPSC का आप अनसॉल्व उठा के देखेंगे, पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो आपको चालीसा दल के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको मेंशन भी करिएगा। बाहर फटाके भी फूट रहे हैं तो उसकी आवाज़ें ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खलीफा का प्रमाण पत्र। इल्तुतमिश ने जो है 1229 ईस्वी में जो है खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। कोई भी मुस्लिम शासक अपनी शासन सत्ता की स्थापना करने के लिए जब एक स्थायी सत्ता स्थापित कर लेता है तो उसको जो है कायदे कानून के हिसाब से बगदाद में स्थित खलीफा से जो है वो प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वो पहला राजा था जिसने जो है ये खलीफा से प्रमाण पत्र हासिल किया था। खलीफा से प्रमाण पत्र लेने के पश्चात जो है इल्तुतमिश सुल्तान ए आजम की उपाधि लेता है। इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि राजनीतिक स्थायित्व के लिए इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए। ये आपका काफ़ी अच्छा खासा उत्तर बन सकता है, लगभग 175 मार्क्स का आपका शब्दों का क्वेश्चन बन सकता है, मतलब 15 मार्क्स का। वो तो ठीक है, अगर वो नहीं पूछता है तो आपको इंडिविजुअली जो है ये क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि ये शायद 30 शब्द का आया था, आई डोंट नो, बट हाँ 30 वर्ड्स का आई गेस आया था। और ये बाकी सारे जो है 30-60 वर्ड में इंडिविजुअली तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो आपसे जो भी पूछे आप यहाँ से लिख लीजिएगा जो फैक्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाकी इसको अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप जो है 175 शब्द में एक कंप्लीट आंसर लिख के मुझे भेजिएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है पूछेगा इस प्रकार से, यहाँ से और एक बन सकता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इल्तुतमिश के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब व्यक्तित्व का मूल्यांकन आप ये वाला लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ऐबक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको लिखना है तो मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है दूरदर्शी एवं कुशल कूटनीतिक। ठीक है, अब ये कूटनीति वगैरह जो है इसके जो है सारे फैक्ट्स लगभग आप यहाँ से लिख सकते हो। इसने क्या क्या काम किए, कैसे विद्रोह का दमन किया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 करके ऑलरेडी बता दी है। तो अगर ये बड़े शब्दों में आता है तो आप उसको वहाँ पे मेंशन करिएगा कि किस प्रकार इसने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए इन सारे विद्रोहों का दमन किया। पहली चीज़, अब ये दूरदर्शी किस प्रकार का था इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश जो है समकालीन था चंगेज खान के, और 1220 और 21 में जो है मांगबरनी नाम का एक राजा जो था वो चंगेज खान से डर के आपके दिल्ली सल्तनत पे आ गया था और इल्तुतमिश से शरण मांगी उसने। लेकिन
इल्तुतमिश ने ये सोचा कि अगर मैं इसको शरण देता हूँ तो चंगेज खान के आक्रमण का खतरा है दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, मतलब अगर आप दुश्मन को प्रोटेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप दूसरे बंदे के दुश्मन हो जाओगे, भले से उसका कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर अटैक करेगा। और इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए मांगबरनी को जो है शरण नहीं दी थी। तो उससे जो है उसने काफ़ी हद तक जो है मंगोल आक्रमण को अवॉइड कर दिया था दिल्ली सल्तनत से। तो इसकी राजनीतिक दूरदर्शिता का पता यहाँ से चलता है। तो ये वाला फैक्ट जो है वो पूछ चुका है CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में। आप प्रीवियस ईयर का पेपर चेकआउट करिए, प्रीलिम्स में पूछा है, मेंस में नहीं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके, तो आप दूरदर्शी एवं कुशल कूटनीतिज्ञ, इस पॉइंट को अच्छे से मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट आपको आता है कला प्रेमी। अब ये कला प्रेमी किस प्रकार का था वो आपको पता ही है, तो हम लोग फैक्ट देखते हैं। इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐबक ने जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था और पहला फ्लोर बनाने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। बाकी बचे हुए जो फ्लोर थे वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, तो पहला काम इसने ये किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण कार्य जो है वो इल्तुतमिश ने कराया था। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है प्रसिद्ध सूफी संत थे, जैसा कि आपको पता ही होगा, और इनकी दरगाह जो है वो इल्तुतमिश ने ही बनवाई थी। तो आप ये सेकंड फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा जो था सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और ये भारत का पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने इसे अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद पर बनाया था। और ये बनवाने के पश्चात, मतलब इल्तुतमिश जब इसकी मृत्यु हुई थी नासिरुद्दीन महमूद की, उसके पुत्र की, तो काफ़ी ज़्यादा शोक में था और धीरे धीरे करके उसकी जो है हालत ख़राब होने लगी और फाइनली इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है मेंशन करेंगे। तो इस प्रकार जो है इसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आप कर सकते हैं कि किस प्रकार का जो है उसका नेचर था कला प्रेमी में और दूरदर्शी एवं कुशल कूटनीतिज्ञ में। तो ये काफ़ी अच्छा खासा आपका एक आंसर बन सकता है 100 वर्ड्स का। तो आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ज़्यादा जो है इन दोनों पॉइंट पे फोकस रखिएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो उतना मतलब हालांकि इसने निर्माण कार्य कराया था लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करवाया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था इसलिए करवाया था। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी कलाकृति है उसके समय की, तो आप उसको मेंशन करिएगा। ठीक है, कुछ और प्रीलिम्स फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि पूछता है कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका नाम का सिक्का जारी किया था और तांबे का जीतल नाम का सिक्का जारी किया था। ऐसा प्रीलिम्स में पूछता है शुद्ध अरबी के सिक्के किसके शासनकाल में पहली बार जारी किए थे, तो वो था आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे, तो देखिए चांटा आप याद रखिए, चांदी का टका, चा से चांदी और टा से टका। ठीक है, अब तांबे का जीतल, अब जीतल में भी ता आता है और तांबे में भी आता है, जीतल में भी ता है और इसमें भी तांबे में भी ता है। तो आप जो है इसको इस तरीके से याद रखिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाता है कि चांदी का टका कि तांबे का था, ये मत करना, आपसे ये याद रखना चांटा और जीतल। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स फैक्ट। इसके अलावा कुछ और प्रीलिम्स फैक्ट पूछते हैं, जैसे कि एकता प्रणाली के बारे में पूछता है। देखिए अभी मैं एकता प्रणाली के बारे में क्वेश्चन यहाँ से नहीं लिया हूँ, मेंस के क्वेश्चन, मेंस पे एकता प्रणाली से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो है हम लोग जब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट करेंगे आपके दिल्ली सल्तनत का, तब मैं आपको इक्तदारी प्रथा और बाकी सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि जबावित क्या होता है, फवाजिल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इक्तदारी प्रथा जो है वो हमारा बात का टॉपिक है। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना कि एकता प्रणाली जो है जिसका अच्छा विकास जो है वो इल्तुतमिश के समय हुआ था। ठीक है, और इक्तदार की नियुक्ति भी जो है आपकी इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ये फैक्ट भी आपके प्रीलिम्स में पूछता है, तो आप एकता प्रथा भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसका दरबारी इतिहासकार, इसका नाम था मिनहाज उल सिराज, जिसकी बुक है तबाकत ए नासरी, और इसने जो है नासिरुद्दीन महमूद जो आपका इस शमसी डायनेस्टी का, या फिर आप कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के जो डायनेस्टी जिसका नाम शमसी डायनेस्टी था, उसका जो है आखिरी शासक था। इसके बाद बलबन आ जाता है नासिरुद्दीन महमूद के बाद। तो उसके समय में उसने बुक लिखी थी तबाकत ए नासरी, लेकिन वो बुक बिलोंग करती है आपके इल्तुतमिश के शासनकाल से लेकर आपके नासिरुद्दीन महमूद तक। तो उतना बड़ा टाइम पीरियड का जो इतिहास है वो आपके मिनहाज उल सिराज की तबाकत ए नासरी में मिलती है।
ये भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कि आपका इस मिन्हाजुल सिराज की पुस्तक का नाम बताइए, तो वो था तबाकत ए नासरी। ठीक है, तो मैंने लगभग इल्तुतमिश से रिलेटेड सारे फैक्ट कवर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कि कोई और एडिशनल फैक्ट मैंने छोड़ा है या फिर कुछ गलती की है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और काम करना है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में एक थम्स अप डालिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर मैं मंडी निरीक्षक, CGPS, CG व्यापम से जुड़े हुए अन्य सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उनको जरूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके हमको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए और कम्युनिटी को जितना ज़्यादा हो सके उतना बड़ा बनाइए।